बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जब हम प्लांट किंगडम को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास आ जाते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, जिनको ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। और सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जिनको ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है। ओके, ये तो हमारे पास प्लांट्स की दो मेन कैटेगरीज हो गई। अब जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में। एक हमारे पास आ जाते हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड प्रेजेंट नहीं होते, जिनको टेरिडोफाइट कहा जाता है। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स हैं? जिनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपको पता है कि हम ब्रायोफाइट से लेके टेरिडोफाइट तक ऑनवर्ड सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके सीड्स के अराउंड कोई भी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि हम फ्रूट्स खाते हैं, लाइक यहाँ पर हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं एप्पल की, कि जब हम एप्पल को काटते हैं तो हम देखते हैं कि एप्पल के दरमियान में हमें उसके सीड नज़र आते हैं और उसके अराउंड हमें फ्रूट नज़र आता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता। इनमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, उनके अराउंड कोई फ्रूटिंग बॉडी या कोई भी फ्रूट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको पता है कि जो ओव्यूल होता है वो डिवेल्प होता है सीड में, एंड जो ओवरी होती है वो डिवेल्प करती है फ्रूट में। तो यहाँ पर जो ओव्यूल है वो नेकेड है, उसके अराउंड कोई भी ओवरियन वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सीड आर नॉट कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस, बाय एनीथिंग एंड बाय एनी ओवरियन वॉल। अब हम देख लेते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हम इसके साइज़ की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज़ के यानी कि मिडिल हाइट के प्लांट्स भी इंक्लूड हैं और इनमें टालेस्ट ट्रीज भी इंक्लूड हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जब हम टालेस्ट ट्री स्पीशी की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं रेडवुड ट्री, जिसे स्क्वायर भी कहा जाता है। और इनकी हाइट अबाउट 100 मीटर होती है, यानी कि इतने लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। और अगर हम इसके लाइफ की बात करें तो ये 2000 to 3000 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। यानी कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ये डायनासोर के इरा के प्लांट्स हैं। और जब हम रेडवुड ट्री को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो लीव्स हैं वो हमें ट्री की जो स्टेम है उसकी अपर साइड पे नज़र आते हैं, यानी टॉप पे हमें लीव्स नज़र आ रहे हैं। बाकी जो सारा स्टेम का पोर्शन है, लोअर पोर्शन, मिडल पोर्शन, जितना भी उसमें पोर्शन आ जाता है टॉप से लेके नीचे तक, वहाँ पर हमें कोई भी लीव्स नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इस वजह से है कि जैसे जैसे जाइलम की डेवलपमेंट होती है, प्राइमरी टिश्यूज़ बनते हैं, देन सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं। तो सेकेंडरी टिश्यूज़ बनने के बाद जो डिवीजन होती है बंद हो जाती है, यानी कि हम ये कहेंगे देयर इज़ नो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, यानी ऐसे टिश्यूज़ जो तकसीम दर तकसीम होते रहते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलाते हैं। और यहाँ पर जाइलम की डेवलपमेंट में प्राइमरी टिश्यूज़ के बाद सेकेंडरी टिश्यूज़ और सेकेंडरी टिश्यूज़ के बाद जब डिवीजन बंद होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनमें डिवीजन नहीं होती। और इस वजह से वहाँ पर हमें पूरी जो स्टेम होती है, मिडल का पोर्शन और लोअर जो पोर्शन होता है, वहाँ पर हमें कोई लीव्स नज़र नहीं आती। तो लीव्स कहाँ पर बनेंगे? जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स में जब हम बात करते हैं रेडवुड ट्री की तो वहाँ पर हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ नज़र आते हैं? उसकी जो स्टेम के टॉप का पोर्शन होता है वहाँ पर हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नज़र आते हैं, इस वजह से वहाँ पर लीव्स बनते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शो नहीं करते। ठीक है, लाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस।
और जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है, यानी कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकस फेज है वो स्पोरोफिटिक फेज है। आपको पता है कि हमने ब्रायोफाइट में क्या डिस्कस किया था, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट फेज होता है वो डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकस होता है और लेस कॉन्सिपिकस होता है उसमें स्पोरोफाइट। और जब हमने टेरिडोफाइट को डिस्कस किया तो हमने टेरिडोफाइट में देखा कि वहाँ पर जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकस है। टेरिडोफाइट से ऑनवर्ड जितनी भी हम क्लासेस डिस्कस करेंगे उन सब में जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट है, जबकि जो गैमेटोफिटिक फेज है वो बहुत रिड्यूस्ड फेज है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट होती है रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। और यही चीज़ हमने टेरिडोफाइट में डिस्कस की थी। वहाँ पर क्या था कि उसकी भी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है ट्रू स्टेम में, ट्रू रूट में एंड ट्रू लीव्स में। और टेरिडोफाइट में हम लीव्स को कह रहे थे फ्रॉन्ड और स्टेम को कह रहे थे राइजोम और रूट को रूट ही कह रहे थे। और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में हम रूट को रूट ही कंसीडर करेंगे, स्टेम को स्टेम ही कहेंगे और लीव्स को लीव्स ही कहेंगे। मैं बार बार कंपैरिजन इस वजह से कराती हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन डिस्कस कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ओके, तो ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, इनका डायमीटर तकरीबन 10 मीटर्स तक हो सकता है, यानी कि इनका जो डायमीटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 10 मीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है और लेंथ इनकी 100 मीटर तक हो सकती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देख लेते हैं रूट। तो जिम्नोस्पर्म्स में किस टाइप की रूट होती है, तो जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट होती है और टैप रूट स्ट्रॉन्ग रूट होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टैप रूट स्ट्रॉन्ग रूट होती है। और यहाँ पर अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो टैप रूट किस तरह की होती है कि ट्रंक के नीचे जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है प्लांट का वो रूट कहलाता है। और यहाँ पर आपको डायग्राम में जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसे रेडिकल कहा जाता है। रेडिकल से जो पहली रूट निकलती है वो प्राइमरी रूट कहलाती है और प्राइमरी रूट से जो रूट निकलती है वो सेकेंडरी रूट कहलाती है और सेकेंडरी रूट से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसे फाइबर्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास हो गई टैप रूट। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स की जो रूट होती है वो कुछ एसोसिएशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस शो करती है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस और हायर प्लांट्स की रूट के दरमियान। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का ये मतलब होता है कि ये जो दोनों मेंबर्स होते हैं लाइक फंगस और रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमें पता है कि माइकोराइजा की 2 टाइप्स होती हैं, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। और एंडोमाइकोराइजा क्या होते हैं कि ये प्लांट की रूट के अंदर तक चले जाते हैं, यानी कि ये वो फंगस होते हैं जो प्लांट की रूट के अंदर तक चले जाते हैं। और एक्टोमाइकोराइजा क्या होते हैं, ये वो फंगस होते हैं जो रूट के बाहर ही लिपटे हुए रहते हैं, इनको एक्टोमाइकोराइजा कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि फंगस का क्या फंक्शन होता है, रूट का क्या फंक्शन होता है। तो फंगस क्या करता है कि ये आसपास की सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके रूट को देता है और रूट क्या करती है, ये फंगस को एरिया एंड शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या शो कराया जा रहा है कि ये दोनों जो मेंबर्स हैं फंगस और रूट, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं। और जिम्नोस्पर्म्स के रूट में ही माइकोराइजा की फॉर्मेशन होती है और ग्लोमस नाम का फंगस माइकोराइजा बनाने के काम आता है। तो ये तो हो गया हमारे पास माइकोराइजा। अब हम देख लेते हैं सेकंड एसोसिएशन। तो जो जिम्नोस्पर्म की रूट होती है उसे कोरोलाइड रूट भी कहा जाता है। अब कोरोलाइड रूट कैसी होती है, कोरोलाइड का मतलब होता है बीडेड लाइक अपीयरेंस। ठीक है, यानी कि मोतियों की तरह की दानेदार सी अपीयरेंस होती है। अब कोरोलाइड रूट में होता क्या है, यहाँ पर इस रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इनका क्या क्या होता है कि ये नाइट्रोजन की फिक्सिंग करके देते हैं रूट को। और जो कोरोलाइड रूट होती है ये इर्रेगुलर दिखाई देती है। ठीक है, ये एक स्मूथ नहीं होती ये, और ना ही इनके ऊपर रूट कैप होती हैं और ना ही इनमें रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, इररेगुलर अपीयरेंस शो करती है, बीडेड लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। और ये जो कोरोलाइड रूट होती है ये साइकस में पाई जाती है और जो हमने पीछे डिस्कस किया माइकोराइजा, ये पाइनस में पाई जाती है। ठीक है, माइकोराइजा रूट किस में होती है, ये पाइनस में होती है और कोरोलाइड रूट होती है हमारे पास साइकस में। ठीक है,
और कोरोलाइड रूट में क्या होता है, ना ही इनमें रूट हेयर्स होते हैं और ना ही इनमें रूट कैप होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसके बाद फिर उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म की स्टेम कि किस टाइप की स्टेम होती है जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। अब ब्रांच्ड स्टेम किस में होती है, ये पाइनस में होती है। जब हम पाइनस का ट्री देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो स्टेम है ये ब्रांच्ड है, एक स्टेम से काफ़ी सारी ब्रांच से निकली हुई होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये ब्रांच स्टेम है। और अनब्रांच होती है साइकस में। आप देखेंगे कि जो साइकस की डायग्राम है उसमें आपको जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड नज़र आ रही है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में टू टाइप्स के लीव्स होते हैं, सिंपल लीव्स भी होते हैं और कंपाउंड लीव्स भी होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि सिंपल लीव और कंपाउंड लीव किस तरह के होते हैं। तो जिस पॉइंट से लीव स्टेम के साथ अटैच होता है उसे हम, यानी कि जो लीव की डंडी होती है उसे कहा जाता है पेटियोल। और जो लीव का बाकी का पोर्शन होता है, उसकी जो सरफेस नज़र आ रही है वो कहलाती है लेमिना। और जो दरमियान में एक बारीक सी डंडी जा रही होती है वो मिड रिब कहलाती है। और मिड रिब से जो छोटी छोटी ब्रांच निकल रही होती हैं वो वीन कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि सिंपल लीव किस तरह का होता है। जो सिंपल लीव होता है उसमें वन पेटियोल एंड वन लेमिना होता है। और ब्रांच्ड लीव किस तरह की होती है कि यहाँ पर जब इसमें जो सिंपल लीव होता है ना उसमें कोई भी कट्स वगैरह नहीं होते, बिल्कुल एक स्मूथ अपीयरेंस शो करता है, तो वो हमारे पास सिंपल लीव कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि एक जो हमारे पास पेटियोल होती है, यानी कि स्टेम से जो छोटी सी डंडी निकल रही होती है जिसके साथ लीफ में अटैच होना होता है वो पेटियोल कहलाती है। और पेटियोल जब आगे काफ़ी सारे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें काफ़ी सारे कट्स आ जाते हैं, तो वो हमारे पास जो लीफ होता है वो कंपाउंड लीफ होता है। जैसे कि हमारे जो नीम के लीफ होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कंपाउंड लीफ होते हैं। यानी कि उसकी एक मेन छोटी सी डंडी होती है जो स्टेम के साथ अटैच होती है, और वहाँ से वो डंडी जो होती है आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसमें काफ़ी सारी, एक लीफ में काफ़ी सारी छोटी छोटी पत्तियाँ सी लगी हुई होती हैं। तो ये कौन से लीव्स होते हैं, ये कंपाउंड लीव्स होते हैं। तो कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, वन पेट्यूल सो मैनी पार्ट ऑफ लेमिना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। और जो कोनिफर लीव्स होते हैं, यानी कि आपको पता है कि जो कोनिफर प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे पास पाइन ट्रीज आ जाते हैं वो टेम्परेट रीजन में होते हैं। टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, ऐसा रीजन जहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वो टेम्परेट रीजन कहलाता है। और आपको पता है कि ऐसा एरिया यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है तो वहाँ पर प्लांट किस तरह से खुद को सर्वाइव करते हैं, उनके लीव्स उनके लिए किस तरह की अडेप्टेशन शो करते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होती है। तो जो कोनिफर होते हैं यानी कि पाइन ट्रीज होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो पॉइंटेड लीव्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कांटेदार अपीयरेंस, स्पाइनी अपीयरेंस शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोनिफर के जो पॉइंटर लीव्स होते हैं, स्पाइनी लीव्स होते हैं, जो इररेगुलर अपीयरेंस शो करते हैं, वो किस तरह से टेम्परेट रीजन में प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पर जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, कि वहाँ पर सनलाइट की बहुत ज़्यादा कमी होती है और वहाँ पर पानी भी बहुत कम होता है। बेशक वहाँ पर स्नोफॉल हो रही होती है लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि प्लांट जो स्नोफॉल है यानी कि जो बर्फ़बारी हो रही है वो बर्फ़ को पिघला के पानी बना के उसको अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सके, ये प्लांट के लिए इतना आसान काम नहीं है। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पर सनलाइट की भी कमी होती है और वहाँ पर पानी की भी कमी होती है। तो अब किस तरीके से ये अपने वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, जो पाइन ट्रीज होते हैं या जो कॉनिफर्स होते हैं, कौन सी अडेप्टेशंस की इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि जो लीव्स हैं उनको अडॉप्ट किया नीडल लाइक अपीयरेंस में, यानी कि इनके जो लीव्स होते हैं वो पॉइंटर लीव्स होते हैं, स्पाइनी होते हैं। तो अब इन स्पाइनी लीव्स का या नीडल लाइक लीव्स का फ़ायदा क्या है प्लांट को। तो जैसे ही प्लांट के लीव जो हैं वो नीडल लाइक हो गए तो उनका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो गया। तो जैसे ही उनके लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो अंडरस्टूड सी बात है कि जैसे सरफेस एरिया रिड्यूस होगा वैसे ही उसमें जो रेट ऑफ वेपोरेशन है वो भी कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आई थिंक सो जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट में बताया था कि ब्रायोफाइट्स ने क्या किया था कि अपने लीव्स को छोटा कर लिया था, यानी अपने लीव्स की जो अपीयरेंस है वो छोटी कर ली।
छोटी किस तरह से कर ली कि उन्होंने अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस किया। अपने जो अगर कोई प्लांट है ब्रायोफाइट जो थैलस लाइक अपीयरेंस शो कर रहा है या वो डिफरेंशिएट है फॉल्स लीव्स में, तो उन्होंने छोटे छोटे पोर्शन बनाए जिसमें वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, जिसको फोटोसिंथेटिक चैम्बर कहा जाता है। तो अब जैसे ही उसने अपना जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस किया, तो वहाँ पर जो वाटर लॉस था वो भी कम हो गया। इसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे ही हमने कोई कपड़ा, जब हम कपड़े धोते हैं तो हमने उनको खुश्क करना है, तो हम क्या करते हैं कि कपड़े को अच्छी तरह से खोल के धूप में फैला देते हैं, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अच्छी तरह से हम खोल देते हैं, तो जल्दी से वो जो कपड़ा होता है वो खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और अगर हम ये चाहें कि ये जो हमारे पास कोई कपड़ा है, हमने उसको ड्राई नहीं करना, उसमें थोड़ी सी नमी रखनी है, तो हम क्या करेंगे कि उसको गीला करने के बाद उसको लपेट के रख देंगे छोटा सा करके, या फिर हम क्या करेंगे उसके ऊपर कोई कवर वगैरह कर देंगे, या हम उसे टॉवल में कवर करके रख देंगे, तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, और सेकंड हमने उसको कवर कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है जिम्नोस्पर्म्स में, कि जिम्नोस्पर्म्स ने क्या किया कि इन्होंने अपने लीव्स को नीडल लाइक कर लिया, पॉइंटर लीव्स बना लिए। अब पॉइंटर लीव्स में क्या हुआ कि सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम होने के साथ वहाँ पर क्या हुआ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन था वो भी कम हो गया, पानी का ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा, और जो पॉइंटेड एरिया था, यानी कि आपको पता है कि जो इनके लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, उनका जो पॉइंटेड वाला पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, कि जितनी मर्जी ऊपर से बर्फबारी हो रही है, वो बर्फ़ गिरेगी फिसल के नीचे आ जाएगी, गिरेगी फिसल के नीचे आ जाएगी, वो ज़्यादा देर उसके ऊपर स्टे नहीं करेगी। तो ये क्या है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने थिक क्यूटिकल डेवलप कर ली। क्यूटिकल किस चीज़ की होती है? वैक्सी लेयर होती है। इन्होंने अपने लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल डेवलप कर ली। अब थिक क्यूटिकल डेवलप करने में वही एग्जांपल आ जाएगी कि हमने किसी कपड़े को खुश्क नहीं करना, उसको ड्राई नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे कि उसको टॉवल के अंदर लपेट के रख देंगे। अब जो क्यूटिकल है ये टॉवल लाइक है, ठीक है? जब हमने किसी चीज़ को कपड़े को टॉवल के अंदर लपेट के रख दिया तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होगा। तो जिम्नोस्पर्म्स ने भी ऐसे ही किया, इन्होंने अपने लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर डेवलप कर ली, और वैक्सी लेयर से क्या हुआ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम हो गया, तो पानी का जो लॉस था वो कम हो गया। और थर्ड अडेप्टेशन इन्होंने ये की कि इनमें संकन स्टोमेटा होते हैं, ठीक है? संकन का मतलब होता है किसी चीज़ में डूबे हुए, तो यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, डूबे हुए होते हैं। तो आपको पता है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्टिविटी होती है स्टोमेटा की, वो जनरली गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं, और वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लाइक जिस टाइम लगेगा कि वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ओपन नहीं होंगे ताकि वाटर लॉस ना हो सके। अच्छा, तो हमने डिस्कस किया है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स होते हैं वो स्पाइनी अपीयरेंस शो करते हैं, पॉइंटर लीव्स होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है जिंको बाइलोबा जिसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है, उसमें फैन शेप्ड लीव्स होते हैं। अब जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है? फॉसिल का तो ये मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके जो डेड रिमेन्स रह गए हैं उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। लेकिन लिविंग फॉसिल का क्या मतलब होता है? तो लिविंग फॉसिल का ये मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, लाइक वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो किसी फॉसिल की रिजेम्बलेंस रखता हो, वो किसी फॉसिल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या वो ऐसे करेक्टर्स रखता हो जो किसी फॉसिल में प्रेजेंट थे, यानी कि जो किसी एक्सटिंक्ट हुए हुए ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थे, तो उसे हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो एक और चीज़ कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें प्रॉपर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, बट इनके जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, और इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। यही चीज़ हमने टेरिडोफाइट में डिस्कस की थी कि टेरिडोफाइट में जो जाइलम होता है उसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, जाइलम के बाकी तमाम कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, और बाकी फ्लोएम के जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हमारे पास है कोनीफेरोप्सिडा, जिसमें हमारे पास पाइन ट्रीज आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और इसके अलावा रेडवुड आ जाता है, जूनिपर आ जाता है, जिसे क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है। तो कोनीफेरोप्सिडा में जितने भी प्लांट्स इंक्लूड हैं वो कोन लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। देन हमारे पास है जेंटोप्सिडा, तो इसमें हमारे पास जेनिटम आ जाता है, वेलविशिया आ जाता है जो डेजर्ट में होता है, एफिड्रा आ जाता है, और एफिड्रा एज अ मेडिसिन यूज़ होता है फॉर कफ। लेकिन यहाँ पर हमने एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि एफिड्रा में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं
उनमें जो वेस्कुलर टिश्यूज़ लाइक जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो इसका एक मेंबर है जिम्नोस्पर्म का एफिड्रा, इसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये एज अ मेडिसिन यूज़ होता है फॉर कफ। देन हमारे पास आ जाता है साइकेडोप्सीडा, जिसमें हमारे पास जेमिया पिग्मिया आ जाता है, साइकस आ जाता है और साइकस लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल किस तरह के से है कि जो एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइटा है ये उनके जैसे कुछ कैरेक्टर्स रखता है, इस वजह से इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। और साइकेडोप्सीडा के बाकी तमाम मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सिवाय इन दोनों के, जेमिया पिग्मिया एंड साइकस, ये 2 मेंबर्स लिविंग हैं, बाकी तमाम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, ये हेट्रोस्पोरस हैं, इनमें 2 डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, और ये दोनों स्पोरोफिल के अंदर बनते हैं, ठीक है। इसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल स्पोर होता है और माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल स्पोर होता है। और ये बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं स्पोरोफिल में, यानी कि फिल का मतलब क्या होता है, लीफ। यहाँ पर भी फिल का वर्ड यूज़ हो, आपको पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, लीफ की। तो स्पोरोफिल क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, और वो लीफ जो एक कोन की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं, कम्पैक्ट होने के बाद वो कोन की जैसी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्पोरोफिल कहा जाता है। और जो मेगास्पोरोफिल होता है उसमें जो होते हैं मेगास्पोर्स होते हैं, यानी कि वो फीमेल स्पोरोफिल है, और जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो मेल स्पोरोफिल है और उसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब हम इसको ज़रा फ्लो चार्ट के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो स्पोरोफिल है, यानी कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, वो 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास है माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, सेकंड हमारे पास है मेगास्पोरोफिल होते हैं। और आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो मेल स्पोरोफिल है, ठीक है, और जो मेगास्पोरोफिल है वो फीमेल स्पोरोफिल है। और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं जो सैक लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मेगास्पोरोफिल जो फीमेल स्पोरोफिल है, और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया बनते हैं। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में हमारे पास मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसे मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है, ओके। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो स्मॉलर होता है वो माइक्रोस्पोर होता है और लार्जर मेगास्पोर होता है, जो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हमें पता है माइक्रोस्पोर मेल स्पोर होता है और जो मेगास्पोर होता है वो लार्जर होता है एंड फीमेल स्पोर होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोरोफिल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और जो स्पोरोफिल होता है वो स्पाइरली अरेंज्ड होके कंपैक्ट होके एक स्ट्रॉबिलाई या कोन बनाता है, ठीक है, उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। और स्पोरोफिल में हमारे पास जो माइक्रोस्पोर होता है उसे हम मेल कोन भी कह सकते हैं, और जो मेगास्पोर होता है उसे फीमेल कोन भी कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोफिल को ज़रा डिटेल के साथ कि माइक्रोस्पोरोफिल बनते कैसे हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, और वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड कम्पैक्टली अरेंज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मेल स्ट्रॉबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसमें मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद उसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में। और मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर शो करता है, वो हैप्लाइड होता है और इतना रिड्यूस स्ट्रक्चर शो करता है कि वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और पोलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट किंगडम की ऐसी कौन सी डिवीजन है जिसमें गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जिम्नोस्पर्म्स। कि जिम्नोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है। नॉर्मली एल्गी एंड ब्रायोफाइट की जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम फट जाता है और उससे गैमेटोफाइट बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है, ओके। और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा कि पोलिनेशन के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम फटेगा, ओके, यानी कि पोलिनेशन जो होगी वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होगी, पोलिनेशन के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम ब्रस्ट होगा।
अब हम देख लेते हैं मेगास्पोरोफिल को कि मेगास्पोरोफिल बनते कैसे हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो लीव्स होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, और कम्पैक्टली अरेंज होने के बाद वो फीमेल स्ट्रॉबिलाई या मैक्रो या मेगास्पोरेंजिया बनाते हैं। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर इंटीगुमेंटेड मेगास्पोर्स होते हैं, ठीक है। इंटीगुमेंटेड का मतलब होता है कवर, यानी कि इसमें जो मेगास्पोर्स होते हैं उनके अराउंड कवरिंग होती है, और मेगास्पोर को ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। और अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको आउटर कवरिंग नज़र आ रही है, आउटर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीगुमेंट। ये इसका कवर है, ठीक है। और इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं जिनको न्यूसेलस कहते हैं, और न्यूसेलस टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, ये फीमेल आर्चिगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इन न्यूसेलस टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास फीमेल स्पोरोफाइट होता है। और ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है इसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। और माइक्रोपाइलर एंड का क्या फंक्शन होता है कि माइक्रोपाइलर एंड से माइक्रोस्पोर्स एंटर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल ओव्यूल या इंटीगुमेंटेड मेगास्पोर की स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट बनते कैसे हैं। द क्वेश्चन इज़ हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट विल फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम में कि जो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम इंटीगुमेंट कहते हैं, उसके इंटरनल साइड पे, उसकी अंदरूनी साइड पे हमें जो न्यूसेलस टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उन न्यूसेलस टिश्यूज़ में से एक जो सेल होता है वो डेवलप हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में। और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, ओके। यानी मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और उनमें से एक स्पोर सर्वाइव करता है जो सबसे बेस्ट होता है। और उस एक स्पोर में रिपीटेड माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के बाद हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है, ठीक है। अच्छा, तो जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ एक ही प्लांट में पाई जाती हैं वो हमारे पास होती हैं पाइनस में। यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ अगर सेम ट्री में पाई जाएं तो वो हमारे पास किस प्लांट में पाई जाती हैं, तो वो पाइनस में पाई जाती हैं। और फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ डिफरेंट ट्री में पाई जाती हैं, वो होती हैं साइकस में, ठीक है। और एंड देन हमारे पास आ जाता है वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यू सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो न्यू सेलस होता है उसका एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में। और मेगास्पोर मदर सेल में हमारे पास मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक हमारे पास बचता है जो सर्वाइव करता है, ओके। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो इनक्लोज रहता है मेगास्पोरेंजियम में, यानी कि न्यू सेलस के अंदर। और उसमें रिपीटेड माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स किस तरह से एंटर होंगे आर्चिगोनिया के अंदर, किस तरह से वो मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में जो पोलिनेशन एजेंट है वो एयर है, ओके। जब हमने ब्रायोफाइट की बात की थी तो ब्रायोफाइट में हमने ये देखा था कि वहाँ पर उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है, कि उनके जो स्पम्स होते हैं वो पानी के अंदर स्विम करते हुए जाते हैं फीमेल बॉडी तक। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, जिम्नोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हवा में उड़ते हुए आएंगे। और जब हमने मेगास्पोरोफिल को डिस्कस किया तो हमने देखा कि मेगास्पोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमें एक ओपनिंग नजर आ रही है जिसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड यानी कि इस ओपनिंग में पहुंचेंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो पोलन ट्यूब है वो डिस्चार्ज कर देगी मेल गैमेट यानी कि माइक्रोस्पोर्स को आर्चिगोनिया के माउथ में, ठीक है। और फिर वो इस तरह से मेगास्पोर्स यानी कि ओव्यूल्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी, यानी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगी, और उसके नतीजे में हमारे पास बनेंगे एम्ब्रियो, जिसे हम सीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास सीड बनता है तो सीड के ऊपर जो हमने देखा कि जो न्यू सेलस है, सीड के ऊपर जो न्यू सेलस है वो हमारे पास सीड कोट की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। सीड के ऊपर जो न्यू सेलस है वो सीड कोट कहलाती है। और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती। हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, इनमें नेकेड सीड्स होते हैं, लेकिन इन सीड्स के अराउंड हमारे पास सीड कोट होता है, ठीक है।
देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैच्योर स्पोरोफाइट, यानी कि जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्पोरोफिटिक फॉर्म में होती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकुस फेज होता है वो होता है स्पोरोफिटिक फेज। तो प्लांट बॉडी हमें किस फॉर्म में नजर आएगी, स्पोरोफाइट की फॉर्म में नजर आएगी। तो मैच्योर स्पोरोफाइट में हमारे पास होते हैं मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल फीमेल कोन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड माइक्रोस्पोरोफिल मेल कोन को रिप्रेजेंट करते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, और मियोसिस के नतीजे में हमारे पास बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। और दूसरी तरफ हमारे पास है मेगास्पोरोफिल, जिसके अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, और मियोसिस के नतीजे में हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं एंड ओनली 1 सर्वाइव करता है। ओके, और जो मेगास्पोर होता है उसे ओव्यूल कहा जाता है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं गैमेटोफाइट फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो अब हमने देखना है कि ये पोलन ग्रेन्स किस तरह से पहुंचते हैं मेगास्पोर तक, यानी ओव्यूल तक। तो पोलन ग्रेन जो पोलिनेशन एजेंट यूज़ करेंगे वो है एयर। ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमें एक ओपनिंग नज़र आती है जिसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो उस ओपनिंग के थ्रू उसके ओव्यूल के अंदर चले जाते हैं। ओके, और फिर जो ओव्यूल एंड पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद होती है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट, और फिर जाइगोट में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है, वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, जिसे सीड कहा जाता है। ओके, और जो सीड होता है उसके अराउंड सीड कोट होता है, यानी कि जो हमने न्यू सेल्स को डिस्कस किया था, वो जो न्यू सेलस होता है आर्चिगोनियम के अराउंड, वो न्यू सेलस कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में, और सीड से फिर हमारे पास क्या बनती है, न्यू सीडलिंग बनती है, और फिर हमारे पास न्यू प्लांट बन जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडिबल सीड, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो एडिबल सीड के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है पेपर, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसकी जो लकड़ी होती है उससे पेपर भी बनाए जाते हैं, तो पाइनस वुड से पेपर बनाया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है टैक्सोल। टैक्सोल क्या है, ये एक कंपाउंड है जो एंटी कैंसरियस एक्टिविटी रखता है, और ये टेक्सास ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है टिम्बर, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जिम्नोस्पर्म्स की जो लकड़ी होती है वो इस्तेमाल होती है। देन हमारे पास आ जाता है फाइबर बोर्ड, जो नीडल होती हैं पाइन्स की उनसे फाइबर बोर्ड बनाए जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एफिड्राइन, कि ये रिस्पिरेटरी एस्थमा को क्योर करने के लिए यूज़ होता है, ये कफ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये ऑलमोस्ट तमाम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर को क्योर करने में हेल्प आउट करता है। और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन्हें सल्फर शॉवर भी कहा जाता है। अब सल्फर शॉवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी पाइन के पॉलिनेशन का मेथड हो रहा होता है तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं, और जब वो एयर के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं तो वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, और इनकी स्पेशल टाइप की खुशबू होती है ड्यू टू सल्फर, तो इस वजह से इनको सल्फर शॉवर कहा जाता है। ओके, तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे प्लांट्स हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं, यानी इनके सीड्स के अराउंड कोई भी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। फिर हमने जिम्नोस्पर्म्स के जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखे, जिसमें हमने इसके साइज़ को डिस्कस किया कि ये मीडियम हाइट के प्लांट्स भी होते हैं, और टालेस्ट ट्रीज भी जिम्नोस्पर्म्स में इंक्लूड हैं। और इसकी एग्जांपल हमने ली थी रेडवुड ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तकरीबन 100 मीटर तक होता है, और इसकी जो विड्थ होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो 10 मीटर तक हो सकता है। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म्स में जो डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिकुस फेज होता है वो स्पोरोफिटिक फेज होता है। फिर हमने ये भी देखा कि जिम्नोस्पर्म की जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो डिफरेंशिएट होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, और जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है, और टैप रूट स्ट्रॉन्ग रूट होती है। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है वो डिफरेंट टाइप्स की एसोसिएशन, मॉडिफिकेशन भी शो करती है। एक हमारे पास आ जाती है माइकोराइजा, एंड सेकेंड एसोसिएशन हमारे पास आ जाती है कोरोलाइड रूट। माइकोराइजा में हमें पता है
है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस एंड हायर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान। और माइकोराइजा में जो दोनों मेंबर्स होते हैं यानी फंगस और हायर प्लांट की रूट्स, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और फिर हमने देखा कि जो माइकोराइजा है स्पेशली ये बनती कहाँ पर है, ये जिम्नोस्पर्म्स की रूट में ही इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर हमने देखा कोरोलाइड रूट। कोरोलाइड रूट कौन सी होती है, ये बीडर लाइक अपीयरेंस शो करती है, मोतियों की तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। और इस बीडर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और वो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं और उसके बाद उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। और कोरोलाइड रूट में रूट हेयर्स नहीं होते और उनमें रूट कैप नहीं होती। फिर हमने इसके स्टेम को डिस्कस किया कि जो जिम्नोस्पर्म की स्टेम होती है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। और ब्रांच्ड होती है पाइनस में एंड अनब्रांच्ड होती है साइकस में। फिर हमने जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स देखे कि इसमें सिंपल लीफ भी होते हैं, कंपाउंड लीफ भी होते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस भी मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया। फिर हमने कोनिफर ट्रीज़ को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, यहाँ पर पानी की कमी हो, ये उस तरह के माहौल में भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर होते ही टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट रीजन कैसा होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। फिर हमने इसकी कुछ अडेप्टेशंस डिस्कस की कि ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के अडेप्टेशन शो करते हैं जो इनकी बॉडी को कम टेम्परेचर वाले माहौल में सर्वाइव करने में हेल्प आउट करते हैं। यानी कि इनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं और उनका सरफेस एरिया नीडल लाइक होने की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होता है और पानी की कमी नहीं होती। दूसरा, इनके लीव्स के अराउंड थिक क्यूटिकल होती है जो रेट ऑफ एवेपोरेशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से प्लांट में पानी की कमी नहीं होती। और फिर हमने जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल्स को डिस्कस किया और हमने ये भी डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म्स में प्रॉपर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, बट जाइलम में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि बाकी फ्लोएम के और जाइलम के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने इसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। एग्जांपल्स हमने इसमें कोनिफेरोप्सिडा को डिस्कस किया, जेनिटोप्सिडा को डिस्कस किया, साइकेडोप्सिडा को डिस्कस किया, और हमने इसमें इन सारे मेंबर्स को भी देखा। फिर हमने जिम्नोस्पर्म्स की रिप्रोडक्शन देखी। रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा कि जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि दो डिफरेंट काइंड्स के ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारे पास होते हैं माइक्रोस्पोर्स जिन्हें मेल स्पोर कहा जाता है, दूसरे हमारे पास होते हैं मेगास्पोर्स जिन्हें फीमेल स्पोर्स कहा जाता है। और ये बनते कहाँ पर हैं, ये स्पोरोफिल में बनते हैं, यानी कि इसके जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, ये कंपैक्ट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। और ऐसा स्पोरोफिल जिसमें मेल स्पोर बनेंगे वो हमारे पास होगा माइक्रोस्पोरोफिल, और ऐसा स्पोरोफिल जिसमें फीमेल स्पोर बनेंगे वो हमारे पास होगा मेगास्पोरोफिल। और फिर हमने माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। हमने ये देखा कि जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जो सैक लाइक होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसमें म्यूसिस होते हैं, म्यूसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। फिर हमने मेगास्पोरोफिल को डिस्कस किया कि ये फीमेल कौन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसमें म्यूसिस होती है, म्यूसिस के नतीजे में हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर सर्वाइव करता है। और फिर हमने बहुत डिटेल के साथ माइक्रोस्पोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखा कि किस तरह से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर। फिर हमने मेगास्पोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखा कि किस तरह से मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोरोफिल में। और उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया और लास्ट पे हमने इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखी। तो हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।